नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं विद्या की दर्द भरी प्रेम कहानी का तीसरा और अंतिम भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अपनी मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर की जांच के बाद विद्या को समझ आ गया था रमेश एक साजिश के अंतर्गत सोच समझ करके उसे प्रतिदिन गर्भ निरोधक दे रहा है, जिससे कि वह मां ना बन। विद्या समझ नहीं पा रही थी आगे क्या करे। यदि यह सारी बातें वह अपने मायके में बताती है तो इसमें भी उसी की बेइज्जती होगी। आखिर रमेश उसका प्यार था, इन दोनों का प्रेम विवाह था और इस विवाह के लिए रमेश के प्रस्ताव के वह बाद खुशी खुशी तैयार हुई थी। उसके पहले माता पिता और भाइयों के द्वारा मिले सभी प्रस्ताव उसने ठुकरा दिए थे। अब किस मुंह से यह सारी बातें अपने मायके में बतलाए। फिर भी उसे एक बच्चा तो चाहिए, तो क्यों ना एक बच्चा गोद लिया जाए। वह बच्चा गोद लेने के लिए निर्मल हृदय संस्थान पहुंची। वहां की संचालिका ने पति पत्नी दोनों को आने के लिए कहा। दोनों के सम्मिलित हस्ताक्षर से ही गोद लेने की प्रक्रिया कर सकती थी वह। और कई संस्थानों में भी उसने पता किया। प्रत्येक संस्थान में उसे पति के साथ आने के लिए कहा गया। अब वह परेशान हो चुकी थी। भला रमेश क्यों चाहेंगे बच्चा गोद लेना। फिर भी उसने रमेश से बात करने की सोची। रात को रमेश के आने के बाद बहुत प्यार से रमेश से बात करते हुए कहा, मैं एक बच्चा गोद लेना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप मेरी इसमें सहायता करेंगे। रमेश, तुम्हें बच्चा गोद लेने की आवश्यकता क्या है? क्या घर में बच्चे नहीं हैं? विद्या ने कहा, हैं, परंतु वह तो हमेशा अपनी माँ के साथ कभी गांव और कभी ननिहाल रहते हैं। मेरे पास कहाँ रह पाते हैं, और जब रहते भी हैं तब मेरी तरफ आते भी नहीं हैं। इसलिए मैं गोद लेना चाहती हूँ। जिस पर सिर्फ मेरा अधिकार रहेगा वह मेरा बच्चा होगा। रमेश सुन करके खामोश रह गया, परंतु अगले दिन उसने समाधान उसके सामने रख दिया। बड़े दोनों बच्चे संगीता के पास रहेंगे और छोटे बेटे बेटी को तुम ले लो। विद्या, वह तो संगीता का बच्चा है, मैं उसे क्यों लूं? रमेश, तुम कहीं से भी बच्चा लोगी वह पराया ही होगा, तुम्हारा अपना तो होगा नहीं। यह भी पता नहीं किस कुल खानदान का होगा। इसके संबंध में यह तो पता है कि यह इसी परिवार का है, मेरा है, तो इस पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है। विद्या, क्या उस बच्चे पर मेरा पूरा अधिकार होगा? माँ का दूध पीता है, संगीता उसे मेरे पास कैसे छोड़ेगी? रमेश ने कहा, संगीता छोड़ देगी, अब इतना छोटा भी नहीं है कि माँ के दूध के बिना नहीं रह सके। गाय का दूध पिला करके पाल सकती हो तुम उसे। विद्या ने कहा, संगीता से कहे यह बात संगीता स्वयं मुझसे कहे। संगीता से कहिए यह बात संगीता स्वयं मुझसे कहे, तब मैं मान लूंगी। चलो मैं भी तुम्हारे साथ गांव चलती हूँ और वहां मैं स्वयं संगीता से बात करूंगी। रमेश ने कहा, कहाँ परेशान होने जाओगी गांव में, संगीता को ले आऊंगा मैं, तुम बात कर लेना। अगले दिन रमेश शाम को संगीता को लेकर के आ गया। छोटी बेटी और सबसे छोटा बेटा साथ में थे। विद्या के पूछने पर अपना बच्चा देने के लिए तैयार हो गई वह। अगले दिन ही शपथ पत्र के माध्यम से गोद लेने की कार्रवाई कर ली गई। जाते समय संगीता पलट पलट करके अपने बेटे और बेटी दोनों को देख रही थी। विद्या, संगीता, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे बेटे को गोद लिया है, तुम अपनी बेटी को ले जाओ, मेरे लिए एक बच्चा काफी है। रमेश ने कहा, नहीं विद्या, अभी बाबू बहुत छोटा है, तुम्हें पहचानता भी नहीं है, तो कम से कम अपनी बहन को देख करके खुश रहेगा और वह उसकी देखभाल भी कर लेगी जब तुम स्कूल रहोगी। विद्या ने कहा, नहीं, मैं अपने बेटे को अपने साथ ही स्कूल लेकर के जाऊंगी, उसे घर में नहीं छोड़ सकती। रमेश ने कहा, तब तुम वहां पर पढ़ाओगी कैसे? विद्या ने कहा, इसकी आप चिंता ना करें, मैं सारी व्यवस्था कर लूंगी, बस आप 2 दिन इसका ध्यान रखें। रमेश ने कहा, 1-2 दिन संगीता को भी रोक लेता हूँ, यह ध्यान रख लेगी, उसके बाद
जब तुम व्यवस्था कर लोगी संगीता चली जाएगी। विद्या ने अगले दिन स्कूल में वहां की स्थानीय शिक्षिकाओं से एक आया दिन भर के लिए तलाशने के लिए कहा। संयोग बस उसे अगले दिन ही आया मिल गई। उसने तय कर लिया वह सुबह आ करके बच्चे को संभाल लेगी, बस स्टैंड से ही, और शाम को विद्या को बस में चढ़ा करके तब घर वापस जाएगी। ऐसा ही होना प्रारंभ हो गया। घर की नौकरानी के सहयोग से घर में देख लेते बच्चे को, और दिन भर स्कूल में आया ने संभालती थी बच्चे को। अब लगा विद्या का जीवन थोड़ा और शांति से व्यतीत हो जाएगा, लेकिन इधर एक नई समस्या सिर उठाने लगी थी। बाबू की बड़ी बहन प्रिया, जो लगभग 5 वर्ष की थी, विद्या के नहीं चाहने पर भी रमेश ने उस बाबू को संभालने के नाम पर रख लिया था और स्थानीय अच्छे विद्यालय में नामांकन करवा दिया था। प्रिया बाबू के प्रत्येक काम में हस्तक्षेप करती थी। माँ इसे ऐसे दूध देती थी, माँ इसे ऐसे खिलाते थे, माँ वैसे रखते थे, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इतना ही नहीं, वह विद्या की जीवन में भी बहुत हस्तक्षेप करती। हर बात में कहती तुम ऐसे कर रही हो, मैं माँ से कह दूंगी, मैं पापा से कह दूंगी। अक्सर उसको और उसकी बातों को लेकर के विद्या और रमेश के बीच लड़ाई हो जाती। अब माँ या बाबा दोनों में एक घर में ही रहते बच्चों की देखभाल के लिए। वो भी प्रिया को उसके इस व्यवहार के लिए मना नहीं करते। प्रिया विद्या के घर से निकलने के बाद स्कूल जाती थी और विद्या के वापस आने के पहले ही स्कूल से आ जाती थी, इसलिए विद्या को हमेशा घर में ही मिलती थी। इसलिए वह विद्या पर पूरी निगरानी रखती थी। साथ ही कहते, मुझे कितने छोटे स्कूल में पढ़ा रहे हो, मैं तो रांची के बड़े स्कूल में पढ़ती थी दीदी और भैया के साथ। एक दिन पूछ लिया विद्या ने, विद्या तुम रांची के बड़े स्कूल में कब पढ़ने लगी, तुम तो गांव में पढ़ती थी। प्रिया, नहीं, मैं गांव में कभी नहीं पढ़ी, हमेशा रांची में पढ़ी हूँ। विद्या ने कहा, गांव में आ करके। प्रिया, नहीं, मैं तो रांची ही रहती हूँ, माँ भी तो रांची में रहती हैं। इस तरह विद्या को संगीता के प्रारंभ से ही रांची रहने की बात की पूरी जानकारी मिल गई। संगीता कभी गाँव गई ही नहीं, थोड़े दिन के लिए सिर्फ विद्या को अतिथि कक्ष में प्रतिस्थापित करने के लिए ही यहाँ आई थी, वरना वह लगातार रांची ही रह रही थी। और एक बार फिर विद्या और रमेश की लड़ाई हो गई। उसने रमेश से पूछ लिया, तुम मेरी सारी सैलरी मकान की किस्त देने के लिए ले रहे हो, बस नाम मात्र का पैसा मेरे पास आने जाने का किराया और व्यक्तिगत खर्च के लिए बचता है। यह कह करके लेते हो कि खर्चा अधिक है और दुकान से इतनी आय नहीं होती, परंतु संगीता को अलग मकान में रखने में, पूरी व्यवस्था अलग से करने में क्या फालतू खर्चे नहीं होते हैं। तुम अपना पैसा उस पर खर्चा कर रहे हो और मेरा भी ले रहे हो घर गृहस्थी के लिए। रमेश, मैं क्या करता। विद्या, संगीता यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। विद्या ने कहा, क्यों, अब तो घर की मालकिन हो गई थी मुझे अतिथि बना करके, अब क्या परेशानी थी उसे। रमेश ने कहा, वो क्या है विद्या, मैं कुछ नहीं कर सकता, संगीता बिल्कुल तैयार नहीं है यहाँ रहने के लिए। विद्या ने कहा, नहीं, अब और फालतू खर्चा मैं सहन नहीं कर सकती। अभी संगीता को फोन करो मेरे सामने, बोलो उसे यहाँ आकर के रहने के लिए। उसने फोन उठा करके रमेश को पकड़ा दिया, परंतु रमेश ने फोन नहीं लगाया। चिढ़ करके विद्या ने स्वयं ही संगीता को फोन लगाया और रमेश को दे करके कहा, लो बोलो संगीता को यहाँ आने के लिए। रमेश अब भी बोलने से कतरा रहा था। तब विद्या ने स्वयं ही फोन में कहना शुरू किया, हेलो संगीता, इतना बड़ा मकान होते हुए तुम भाड़े के मकान में क्यों रह रही हो। फालतू खर्चा हो रहा है 2 जगह का। तुम्हें पता है कि रमेश की आमदनी कितनी है, इसलिए रुपए बर्बाद मत करो, तुम आ करके यहाँ रहो। संगीता, नहीं विद्या, मैं वहाँ जा करके नहीं रह सकती। विद्या ने कहा, आखिर क्यों। संगीता ने कहा, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और तुम्हें देख करके वे कई ऐसे सवाल करते हैं तुम्हारे विषय में जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है मुझे। मैं बहुत पछता रही हूँ कुछ दिन तुम्हारे साथ वहाँ रह करके। वहाँ रहने के कारण रिया के मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर पड़ा और वह बार बार तुमसे हमारा रिश्ता पूछ रही है। किसी के पिता
पिता की 2 पत्नियां नहीं होती। बताओ मैं कैसे कहूँ उसे कि तुम उसके पिता की दूसरी पत्नी हो। विद्या, तुम जानती हो समाज में दूसरी पत्नी की कोई इज्जत नहीं होती और समाज उसे किस दृष्टि से देखता है। विद्या ने कहा, खबरदार संगीता, जो तुमने एक शब्द भी गलत निकाला। दूसरी तुम हो, मैं नहीं। मैं तो पहले ही रमेश के जीवन में आई थी, मगर माता पिता की इच्छा का सामना करते हुए उन्होंने तुमसे विवाह किया, परंतु उनका पहला और अंतिम प्यार तो मैं ही हूँ। संगीता, तुम पहला प्यार होगी, परंतु पत्नी तो तुम दूसरी ही हो, जिसकी हमारे समाज में और ना ही कानून में कोई मान्यता है। समाज और कानून की दृष्टि में तुम उनकी रक्षिता ही हो। कहते हुए संगीता ने फोन बंद कर दिया। हाथ में फोन पकड़े हुए आश्चर्यचकित विद्या संगीता के कहे शब्द मन ही मन दोहराती रही। रक्षिता, 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 क्या मैं रक्षिता हूँ? ओह, कितना बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। क्या मेरे धन के लिए रमेश ने दिखावे के लिए विवाह किया था मेरे साथ? उसके दिल में चोर था, तभी तो विवाह में भी कितने कम लोग आए थे। साधारण तरीके से विवाह हो गया था। हाँ, यही कारण रहा होगा जो रमेश उसे गर्भ धारण नहीं करने दे रहा था। कितने बड़े धोखे में जी रही थी मैं। विद्या दुखी हो गई, परंतु फिर भी उसने हिम्मत का दामन नहीं छोड़ा। अब तो उसके साथ उनका बेटा भी है। इसे अपने तरीके से पालेगी, स्नेह और दुलार देगी, अपने संस्कार देगी। यह उसका अपना बेटा होगा। यह सब सोच करके विद्या अपने मन को धीरज देती, बच्चे के पालन पोषण में लगी रही। बच्चे के साथ दिन व्यतीत होते रहे। बच्चा बड़ा होता रहा। 3 वर्ष का होने पर पास के विद्यालय में उसने बाबू का नामांकन करवा दिया। बाबू स्कूल जाने लगा। उसकी दीदी उसे स्कूल छोड़ करके अपने स्कूल चली जाती और आते समय नौकरानी उसे ले आती थी, क्योंकि प्रिया का स्कूल देर से छूटता था। और अब बाबू 5 वर्ष का होने को था। उसका जन्मदिन आने वाला था। उसकी तैयारी के लिए बाजार जाना था, इसलिए वह स्कूल से समय से पहले ही आ गई थी। रमेश को फोन किया था अपने साथ बाजार ले जाने के लिए, जिससे बाबू के लिए कपड़े और खिलौने खरीद सके। बाबू की बहन के लिए भी उसने सोचा था कुछ कुछ लेगी, इसलिए वह स्कूल से आधे दिन का अवकाश लेकर के घर आ गई, जिससे स्वयं भी फ्रेश हो और दोनों बच्चों को भी तैयार करके बाजार जाने के लिए। उसने देखा बाबू और प्रिया घर के बाहर बरामदे में बैठे खेल रहे थे और बातें कर रहे थे। प्रिया बाबू को अपने से चिपकाए हुए कह रही थी, ना बाबू, ना रोना नहीं, कुछ दिन में हम माँ के पास चले जाएंगे। बस थोड़े दिन और हमें रहना है इनके पास। तुम्हें पता है ना, माँ की तबीयत बहुत खराब है, वह तुम्हें संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए पापा तुम्हें यहाँ लेकर के आए हैं। क्योंकि माँ को अधिकतर डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ आ गई यहाँ, जिससे तुम्हें कोई परेशानी न हो। अब माँ हमें जल्दी बुलाएंगी, माँ ने कहा है। पापा ने भी कहा हम जल्दी जाएंगे माँ के पास, इसलिए रो मत मेरे भाई। उनके पीछे खड़ी विद्या यह सब कुछ सुन करके सन्नाटे में आ गई। हर पल उसके साथ साजिश हुई है, बच्चे को देने में भी साजिश। क्योंकि संगीता बीमार रहती थी, इसलिए बाबू मुझे मिल गया। बाबू की माँ नहीं, सिर्फ आया हूँ मैं उसके माता पिता की दृष्टि में, इसलिए बहुत कहने के बाद भी कचहरी से कागज नहीं बनवाया गया, सिर्फ स्टाम्प लगा करके पेपर में लिख करके शपथ पत्र के माध्यम से हो गया। उस शपथ पत्र का पंजीकरण भी नहीं कराया था। पंजीकरण के लिए कहने पर रमेश ने हंस करके कहा था, तुम भी कितनी शक्की हो विद्या, अरे स्टाम्प पेपर पर लिख करके तो दे दिया है, अब क्या चाहिए। वैसे भी बाबू तुम्हारे पास रहेगा तो माँ तो तुम ही होगी। और विद्या फिर खामोश रह गई थी। एक बार फिर चली गई वह। इस शपथ पत्र की कोई मान्यता नहीं है। उसकी भावनाओं से फिर खिलवाड़ किया गया। उस समय विद्या की बुद्धि को क्या हो गया था, क्यों इतना नहीं सोचा। शपथ पत्र की कोई मान्यता नहीं है, जबकि वह इस बात को भली भांत जानती है। आज नहीं, बहुत पहले से। विद्या अपना सिर थामे बैठी थी। क्या हो गया, तबीयत खराब है क्या? आज आराम कर लो, बाजार दूसरे दिन चले जाएंगे। रमेश आ चुके थे। नहीं, मैं ठीक हूँ, चलो मैं तैयार हूँ बाजार जाने के लिए। रमेश ने कहा, अरे ऐसे ही, तुम्हारे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं।
सूखा सूखा लग रहा है, चल करके थोड़ा फ्रेश हो जाओ, चाय वाय पी लो फिर चलेंगे। विद्या ने कहा नहीं, मैं चलने के लिए तैयार हूँ और चाय हम संगीता के हाथ का पिएंगे। अब तुम यह मत कहना संगीता गांव में है, मुझे पता है वह गांव कभी गई ही नहीं। बाबा और माँ भी यहीं उसकी देखभाल को जाते हैं, वह मायके और गांव के नाम पर यहीं रह रही है। यह बात तो उसने भी एक बार मुझे बताया है। वह बच्चे के कारण अलग रहती है, इसलिए अब कोई और नया बहाना मत करना, अब चलो भी। वह दोनों बच्चों को लेकर के गाड़ी में जा बैठी। रमेश थोड़ी देर उसका चेहरा देखता रहा, फिर वह भी चुपचाप आ करके गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी घुमा करके रांची की दिशा में ले चला। संगीता के घर आने के बाद अचानक उसने संगीता से पूछ लिया, संगीता तुम्हें क्या हो गया था जो तुम डॉक्टर के पास जाते थे? अचानक पूछे गए सवाल पर संगीता घबरा गई और उसके मुंह से निकल गया, मुझे टीबी हो गया था परंतु अब ठीक हो गया है। पिछले 6 महीनों से डॉक्टर के पास एक बार भी नहीं गई। फिर तुमने मुझे कहाँ देखा? तुमसे किसने कहा कि मैं डॉक्टर के पास जा रही थी? विद्या, वो तो यह बात है, तुम पिछले 6 माह से पूरी तरह स्वस्थ हो, इसलिए अपने बेटे को ले आने की तैयारी कर रहे थे और यह सूचना तुमने अपनी बेटी के माध्यम से बेटे तक भी पहुंचा दी। तुम्हें किसी तरह का नाटक करने की अब कोई आवश्यकता नहीं होगी। लो संभालो अपने बेटे को, अब आया के पास रहने की आवश्यकता नहीं है इसे। संगीता ने बिना कुछ बोले बेटे का हाथ पकड़ करके उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें टपक पड़ी। अब विद्या वहां से पलट चुकी थी वापसी के लिए। उसने किसी को एक बार भी रुक करके देखने का प्रयास नहीं किया और बाहर निकल गई। एक बार फिर वह चली गई थी। रमेश उसके पीछे पीछे भाग करके आया, परंतु उसने रमेश की पुकार का भी कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। अपने घर आकर के बिना कुछ खाए पिए बिस्तर में गिर गई विद्या और सारी रात रोती रही। किस घुड़की में उसने रमेश से दिल लगाया था। रमा ने तो उसे विवाह से मना भी किया था, परंतु वह अपने प्रेम के आगे विवश हो करके रमा की बात नहीं समझ पाई। ओह, कितना बड़ा धोखा हुआ उसके साथ। किसी चलचित्र की भांति पिछली सारी बातें एक एक करके उसके मस्तिष्क में घुमड़ती रही। कैसे उसने रमेश से दिल लगाया था, रमेश उसके साथ पग पग पर छल करता रहा और मैं बेवकूफ छली जाती रही। उसके माता पिता के कहने पर संगीता से विवाह कर लिया और फिर विद्या की नौकरी से प्रभावित हो करके विद्या को भी नहीं छोड़ करके उसे भी अपने जाल में कैसे बांध लिया। तरह तरह के बातों से उसके दिल को अपने बस में कर विवाह बंधन में बांध लिया। सुनियोजित षड्यंत्र रच करके गर्भ निरोधक उसे देता रहा जिससे वह गर्भ धारण ना कर सके। बच्चे के लिए तरसती विद्या को किसी बच्चे को गोद भी नहीं लेने दिया और संगीता के टीबी से ग्रसित होने पर उसके दोनों छोटे बच्चों को, जिसे संगीता पालने में असमर्थ थी, बहुत अधिक होशियारी के साथ गोद देने के नाम पर विद्या के हवाले कर दिया। वह अपने बच्चे की तरह दोनों बच्चों को संभालती रही, पर अब संगीता के स्वस्थ हो जाने के बाद वह फिर कोई षड्यंत्र रचता बच्चे को ले जाने का। इसलिए उचित ही हुआ जो वह संगीता को बच्चों को दे आई। दूसरे के बच्चों का क्या मोह करना, परंतु मेरी जिंदगी का क्या यूं ही मैं बच्चे के लिए तरसती जिंदगी भर अकेली रहूंगी? यह सब सोचती विद्या रात भर रोती रही। विद्या धीरे धीरे अपने को संभालने का प्रयत्न करती रही, परंतु उसकी रुचि अब घर के किसी भी कार्य में नहीं रह गई थी। रमेश से भी खींची खींची रहती और अब रमेश पुनः संगीता और बच्चों को साथ लेकर के घर आ गया था। घर पूर्व के समान संगीता के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। विद्या को अब घर से अधिकतर जमाने की इच्छा भी नहीं रह गई थी। वह सिर्फ अतिथि गृह तक सीमित रह गई थी। यदि कोई भी अनजान व्यक्ति देखता तो उसे यही लगता विद्या किराएदार है घर की अथवा कोई अतिथि है। पूरा घर परिवार संगीता का था। विद्या का दिखा दिखा करके उसे जताते हुए संगीता अपना गृहस्थ आश्रम धर्म चला रही थी और रमेश के साथ भी वह एकल पत्नी के समान ही व्यवहार कर रही थी। रमेश के व्यवहार में भी विद्या के लिए वह गर्माहट नहीं रह गई थी। वह दुकान से आकर के बच्चों में उलझ जाता, माता पिता के पास बैठता और संगीता को भी समय देता। उसकी रात पूरी तरह संगीता के लिए ही थी।
यह सब देख करके विद्या दुखी होती, परंतु रमेश के प्रति वितृष्णा भी भरती जा रही थी उसके हृदय में। मन बहलाने के लिए वह बीच बीच में 2-4 दिन मायके भी रुक जाती। वहां भी वह किसे अपने दिल की हाल बताती। धीरे धीरे वह अंदर ही अंदर टूट करके बिखरती जा रही थी। रमेश ने एक बार भी उसके दिल के अंदर झांकने का प्रयास नहीं किया। बिखरी हुई विद्या को समेटने का प्रयास तो दूर, उसके रिश्ते जख्म पर कभी मरहम भी नहीं रख पाया। उल्टा उसके समक्ष संगीता के साथ प्रेमालाप करते उसके जख्म पर नमक मिर्ची छिड़क रहा था। ऐसी स्थिति में विद्या का प्रयास होता वह घर से जितना अधिक दूर रह सके। इसी प्रयास के अंतर्गत कभी कभी वह मायके में रह जाती, परंतु यहाँ भी कितने दिन रह सकते थे। अधिक दिन रहने से माँ बाप को भी सारी स्थिति ज्ञात हो जाती और वह नहीं चाह रही थी माँ बाबा को किसी तरह का कोई मानसिक दुख इस उम्र में हो। इसी से सारी पीड़ा वह अकेले ही सहती रही। इसी बीच वह जिस बस से अपने स्कूल जाती थी उसी की कंपनी ने 4 धाम यात्रा का कार्यक्रम बनाया और उसने उसमें अपना आरक्षण करवा लिया। वह 4 धाम यात्रा पर 1 माह के लिए निकल गई। रमेश या परिवार के किसी सदस्य ने उसे यात्रा पर अकेले जाने के लिए एक बार भी नहीं रोका और किसी ने उसके साथ जाने के लिए अपने को प्रेम से प्रस्तुत भी नहीं किया। उसकी आत्मा को शांति प्रदान करने में 4 धाम यात्रा काफी सीमा तक सार्थक रहा। कुछ ही दिन के बाद फिर ऐसी ही एक यात्रा में उसने अपना आरक्षण करवा लिया, जिससे दक्षिण भारत के विभिन्न दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कार्यक्रम बनाया गया था। लगभग 1 महीने से कुछ अधिक का ही था यह कार्यक्रम। इस बार जब वो जाने लगी तब रमेश ने उसे टोका, यह तुम बार बार इतनी लंबी यात्राएं क्यों कर रही हो? तुम्हें नहीं लगता इतनी लंबी लंबी यात्रा अकेली नहीं करनी चाहिए तुम्हें? विद्या ने कहा, मैं जब जिंदगी की इतनी कठिन यात्रा अकेली कर रही हूँ, यह तो सिर्फ कुछ दिन की यात्राएं हैं, इसमें क्या लगना? रमेश, तुमने अभी कुछ दिन पहले 4 धाम यात्रा के लिए छुट्टी ली थी, वह अभी स्वीकृत हुई नहीं है और फिर ले रही हो अवकाश। क्या यह स्वीकृति हो पाएगी? विद्या ने कहा, नहीं होगी तो? रमेश, कमाल है, स्वीकृति नहीं होगी तो तुम्हें वेतन कैसे मिलेगा? विद्या ने कहा, नहीं मिलेगा वेतन तो क्या होगा? जब मैं फिर काम करने लगूंगी तब मिलेगा। मेरे यात्रा के खर्चे के लिए मैंने पैसे रख लिए हैं और घर में रहूंगी तो 2 रोटी तुम लोग तो खिला ही सकते हो मेरे इतने दिन की सेवा के बदले में। रमेश घबराया इस तरह की बोली सुन करके। नहीं, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है। मेरे कहने का मतलब है बैंक का किस्त पिछला भी बाकी है, अभी फिर वेतन नहीं मिलने से बाकी रह जाएगा, भार बहुत हो जाएगा, कैसे चुका पाएंगे? विद्या ने कहा, क्यों, क्या बैंक का कर्ज चुकाना मेरी जिम्मेदारी है? पूरे घर पे तो अधिकार तुम लोगों का है। मुझे सिर्फ 1 कमरा तुमने दिया है, उसका किराया जितना होता है पूरे जीवन का उससे अधिक मैं दे चुकी हूँ। अब मकान का किस्त तुम चुका देना। वैसे भी अलग एक परिवार का जो खर्च हो रहा था मकान किराया सहित वह तो बच रहा है ना, उसमें से दे दो। उसकी इतनी तलखी बोली सुन करके रमेश सकपका गया और उसे कुछ नहीं कह पाया। इस बार की यात्रा में उसका परिचय सनोज नाम के प्रखंड के एक कर्मचारी के साथ हो गया था। वह रास्ते में उसका बहुत ध्यान रखता था। साथ साथ सफर करते धीरे धीरे उनके बीच संबंध प्रगाढ़ होते चले गए और किसी भावुक क्षण में अपने विषय में सारी जानकारी वह उसको दे बैठी। सनोज विवाहित बाल बच्चेदार व्यक्ति है, गंभीर व्यक्तित्व है उनका। विद्या ने उनके मित्रवत व्यवहार से आकर्षित होकर के उन्हें अपनी सारी व्यथा बतला दी और उन्होंने भी विद्या के साथ बहुत सहानुभूति दिखलाते हुए रमेश की बहुत भत्सरना की। उनके विचार में यदि रमेश ने प्रेम किया था तो उसे प्रेम निभाना चाहिए था। उसने बार बार गलतियां की। पहले तो उसे संगीता से विवाह नहीं करना चाहिए था और यदि उसने संगीता से विवाह के बाद पुनः विद्या से विवाह किया तो उसे दोनों के बीच संतुलन बना करके रखना चाहिए था। इस यात्रा में विद्या को मानसिक संबल मिला
सनोज का। वह बहुत अधिक मानसिक शांति का अनुभव कर रही थी। यह पूरी यात्रा उसके लिए बहुत अधिक सुखद रही। लौटने के बाद वह अपने को धीरे धीरे सामान्य जीवन में वापस ला रही थी, परंतु अब उसका दिल परिवार की ओर से उचटता जा रहा था। वहीं सनोज अब अक्सर उसके साथ सफर करते उसके बहुत अधिक निकट आ गया था। वापसी में वे अक्सर रांची आकर के थोड़ी देर एक साथ समय व्यतीत करते और फिर विद्या को उसके घर के कुछ पास तक छोड़ देते। शनिवार को एक अन्य छुट्टियों के दिन दोनों एक साथ समय व्यतीत करते, एक दूसरे के बहुत अधिक निकट आ गए। विद्या और सनोज दोनों एक दूसरे से मिलते हुए अपने भविष्य के सपने बुनने लगते हैं। सनोज विद्या को विश्वास दिलाने में सफल हो जाता है। वह विद्या से बहुत प्यार करता है और उसके सारे दुख तकलीफ दूर करना चाहता है। एक मित्र बन करके, उसका प्रीतम बन करके उसके जीवन का सुख संतुष्टि से परिपूर्ण करना चाहता है। विद्या ने पूरी गंभीरता से सनोज के प्रस्ताव पर विचार किया। उसे लगा रमेश के साथ उसका संबंध वैधानिक तो नहीं है, क्योंकि उसकी दूसरी पत्नी है और कानून दूसरी पत्नी को मान्यता नहीं देता। कई बार संगीता इस बात को जता भी चुकी है कि वह कानून और समाज की दृष्टि में रमेश की पत्नी नहीं रक्षिता है। जब उसे रक्षिता बन करके ही रहना है तो फिर रमेश के साथ क्यों रहे, जिसने उसे पग पग पर धोखा दिया है। सोच विचार करके, षड्यंत्र करके अब तक उसके साथ एक एक घटना को अंजाम देता रहा है। उसने सिर्फ इसके पैसों के लिए ही उससे शादी की और शादी के बाद से ही उसे लूटने में लग गया। और अब तो रमेश उसके साथ बस नाम मात्र का औपचारिक संबंध ही रख रहा था, क्योंकि अब रमेश और संगीता के बच्चे बड़े हो रहे थे। उन्हें लग रहा था बच्चे रमेश को कटघरे में खड़ा ना करें, इसलिए वह बच्चों के समक्ष संगीता को पूरी मान्यता देते हुए हर सामाजिक दायित्व का निर्वाह संगीता के साथ कर रहा था और विद्या के साथ उसका संबंध नाम मात्र का ही रह गया था। विद्या अभी भी सोचती थी कि काश रमेश अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांग लेता, परंतु रमेश तो अपनी कोई गलती दृष्टिगत हो ही नहीं रही थी। अपने और विद्या के बीच की पनपने वाली दूरी में भी दोष विद्या का ही दृष्टिगत हो रहा था उसे, और अक्सर इसके लिए विद्या को कई बातें सुना देता। जब भी उससे बात होती हमेशा दुखी करने वाली कड़वी बातें ही करता। जैसे कल ही उसने कहा था, तुम इतनी क्रोधित हो हम सभी पर, ऐसा कौन सा बड़ा पाप हमने कर दिया। तुम अविवाहित रह रही थी तो मैंने विवाह कर लिया तुमसे, क्या यह मेरा दोष था? और संगीता ने तो तुमसे कभी कुछ भी नहीं कहा, उसने तो अपने दोनों बच्चों को भी तुम्हें दे दिया था। अब तुम दोष लगाती हो कि उसे टीबी थी, अपने छोटे बच्चों को नहीं संभाल सकती थी इसलिए तुम्हें दिया। किसी भी कारण से दिया, आखिर दिया तो सही। इतने दिन तुम उनके साथ रही, उनसे तुम्हारा ममता संतुष्ट हुई। अब अगर वह कुछ दिन संगीता के पास रहते तो क्या हो जाता। संगीता तो तुमसे उन्हें छीन नहीं रही थी, तुम स्वयं देने गई थी। विद्या, तुम दोनों की प्लानिंग थी बाबू को ले जाने की, और यह तुमने अपनी बिटिया को कहा भी था, तभी तो वह बाबू को बता रही थी। रमेश, अरे तुम भी कमाल करती हो, बच्चों की बात का इतना असर नहीं लेना चाहिए। अरे उसने कहीं से कुछ इधर उधर की बात सुन लिया होगा और उसे बाबू को बता दिया। संगीता ने या मैंने तो या तुमसे नहीं कहा था बाबू को वापस कर दो, परंतु तुमने स्वयं क्रोध में आकर के बाबू को वापस कर दिया और अब हमें दोषी ठहराती हो। विद्या, सच कहो, क्या तुम लोग आकर के ले नहीं जाते बाबू को? उस समय संगीता के बाबू के प्रति व्यवहार से तो ऐसा ही लग रहा था मानो वह बेचैन हो बाबू को पाने के लिए। रमेश ने कहा, मान लिया ले जाते तो क्या हो जाता, बाबू कभी तुम्हारे पास रहता कभी संगीता के पास। अरे मेरा बच्चा है, वह तुम्हारा भी अधिकार था उस पर। और रही बाबू के प्रति संगीता के व्यवहार की बात, तो सोचो संगीता आखिर उसकी माँ है, इतने वर्षों बाद उससे मिली थी, तो ऐसे में उसका वह व्यवहार स्वाभाविक था। तुम व्यर्थ विवाद को बढ़ा रही हो। विद्या ने कहा, चलो मान ली तुम्हारी हर बात, परंतु यदि मेरा अधिकार था उस पर
तो यहाँ आने के बाद तुमने बाबू को मेरे पास ला करके क्यों नहीं रखा? वह हमेशा संगीता के साथ रहता है। मैं यदि कभी अपने पास बुला भी लूं तो वह 5 मिनट भी मेरे पास रहने नहीं पाता। संगीता या तो स्वयं उसे ले जाती है या किसी और से बुलवा लेती है। अब उसकी कोशिश होती है बाबू मेरे पास नहीं रहे। बोलो यह सब क्या है? क्या मैं समझ नहीं पाती लोगों की बातें? इन सारी बातों के बाद बस विद्या और दुखी हो जाती। अभी भी यदि रमेश उसे अपने परिवार में सम्मिलित कर लेता और दूसरी पत्नी मान करके ही सही, परंतु दिल से मान सम्मान देते हुए उन बच्चों की दूसरी माँ सबके सम्मुख मान लेता, तो विद्या अपने सारे तकलीफ को भूल करके पूरी जिंदगी उसके साथ इसी रूप में उसकी रक्षिता बन करके बिताने को तैयार थी। परंतु यहाँ तो वह घर की सदस्य लग ही नहीं रहे थे। स्कूल से आने के बाद बस अपने कमरे में बंद हो जाती। यदि कभी सबके बीच जा करके बैठने का प्रयास भी करती तो बारी बारी से संगीता अपने बच्चों को किसी बहाने से वहां से भेज देती और फिर स्वयं भी चली जाती और वह अकेली हो जाती। विद्या को घर में एक पल भी काटना मुश्किल लग रहा था। इस कठिन समय में मानसिक त्रासदी के बीच उसने एक भयानक निर्णय ले लिया। उसने एक रात सनोज को फोन किया। सनोज, मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ, परंतु तुमसे मुझे विवाह करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सनोज को और क्या चाहिए था, झटपट तैयार हो गया और उसने अगले दिन को मिलने का कार्यक्रम तय कर लिया। अगले दिन मिल करके उन्होंने सारा कार्यक्रम तय कर लिया। तय कार्यक्रम के अनुसार दोनों ने अपने अपने कार्यालय और विद्यालय से सोमवार से 1 सप्ताह का अवकाश ले लिया। शनिवार को विद्या पूरी तैयारी के साथ विद्यालय के लिए निकली। शनिवार होने के कारण स्कूल की आधी बेला के बाद छुट्टी हो गई। छुट्टी के बाद वापसी के लिए बस में बैठी विद्या। अनुज भी पीछे से उसी बस में आ बैठा। अगले स्टॉपेज में विद्या के पास की सीट खाली हुई तो सनोज उसके पास ही आ बैठा। वह लोग रांची आ करके वहां से शाम की गाड़ी पकड़ करके कोलकाता पहुंच गए। रात में वहां एक होटल में रुके। अगले दिन काली घाट जा करके माँ काली के समक्ष उन्होंने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकृत कर लिया। पति सनोज ने विद्या की पहले से ही भरी मांग में सिंदूर भर दिया। माँ के चरणों से उठा करके दोनों ने 1 सप्ताह का अवकाश लिया हुआ था। यह पूरा सप्ताह उन्होंने कोलकाता में ही बिताया। घर से विद्या एक बैग में अपने कुछ आवश्यक सामान और जेवरात तथा कुछ नकदी लेकर के आई थी। यह सभी सामान उसने बैग में भर एक थैले में डाला हुआ था। उसके घर वालों को बिल्कुल भी संदेह नहीं हो पाया, क्योंकि उसके थैले में अक्सर स्कूल के विद्यार्थियों की कॉपी भरी होती थी। इस बार भी उन्होंने यही समझा, विद्या के थैले में उसके विद्यार्थियों की कॉपियां होंगी। यदि समझ भी जाते तो विद्या की परवाह नहीं थी। विद्या को परवाह नहीं थी। जब उन्हें विद्या की परवाह नहीं तो भला वह क्यों चिंता करें। विद्या का यह 1 सप्ताह बहुत दुखद बीता। सनोज पागल प्रेमी की तरह उसके साथ व्यवहार करता रहा। हर पल उसे अपनी दृष्टि के समक्ष रखता। नौजवान जोड़े के समान वे एक दूसरे में खोए रहते। दिन भर वो कोलकाता के आसपास के दार्शनिक स्थल को देखते। संध्या काल हाथों में हाथ डाले पार्क के एकांत कोने में बैठ प्रेम भरी बातें करते और रात्रि प्रेमालाप में व्यतीत होता। कुछ आवश्यक खरीदारी भी उसने की। अवकाश का समय समाप्त होने पर वे कोलकाता से वापस आ गए और अपने कार्य स्थल पर। अगले दिन दोनों को अपने कर्म क्षेत्र में उपस्थित होना था। विद्या का स्कूल और सनोज प्रखंड कार्यालय में योगदान देना था। सनोज ने कोलकाता जाने के पहले ही भाड़े पे घर ले लिया था, जहां कोलकाता से वापस आकर के वह दोनों रह रहे थे। घर गृहस्थी की थोड़ी बहुत आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सनोज पहले से ही करके गया था, इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई। वापस आने के बाद सनोज अपने घर नहीं गया था। अगले दिन सनोज ने कार्यालय में योगदान दिया और विद्या अपने स्कूल
स्कूल गई। स्कूल में पता चला रमेश उसे खोजने आया था। सभी सहयोगी शिक्षक शिक्षिकाएं उनसे पूछने लगे वह कहाँ चली गई थी। रमेश बहुत परेशान था, वहाँ खोजने आया था। उसके मायके से भी खोज करके आया है, वह मायके में भी नहीं थी, आखिर कहाँ चली गई थी। इधर उधर की कुछ बातें कह ऐसे अनगिनत प्रश्न को उसने टाल दिया और क्लास करने चली गई। विद्यालय से अवकाश के बाद जब वह बाहर निकली, रमेश उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसका हाथ पकड़ करके कहने लगा, विद्या कहाँ चली गई थी तुम? मैं कितना परेशान रहा इस पूरे सप्ताह तुम्हें लेकर के। मैं ही नहीं, तुम्हारे माँ बाबा भी परेशान थे, वे भी बहुत बेचैन हैं तुमसे मिलने के लिए। चलो पहले हम उनसे मिल करके फिर घर चलेंगे। विद्या ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है कहीं, मैं माँ बाबा से जा करके स्वयं मिल लूंगी। मेरा तुमसे अब कोई संबंध नहीं है, तुम संगीता के साथ खुश रहो, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारा अपना पूरा परिवार है, मेरा वहाँ क्या है, तो मैं क्यों जाऊं वहाँ? रमेश ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? सब कुछ तुम्हारा ही है, मैं तुम्हारा हूँ, बच्चे भी तो तुम्हारे हैं। बाबू से मिलने की तुम्हारी इच्छा नहीं होती है? बाबू तुम्हें कितना याद करता है, चलो घर चलो। विद्या ने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा कुछ भी नहीं है वहाँ। वैसे भी मैं अब तुम्हारी पत्नी नहीं रही, किसी और की पत्नी बन चुकी हूँ, मैंने विवाह कर लिया। रमेश आश्चर्यचकित हो उठा, क्या कह रही हो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम दूसरा विवाह कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, अभी मैं हूँ, मेरे रहते तुम दूसरा विवाह नहीं कर सकती। विद्या ने कहा, क्यों? तुमने भी तो संगीता के रहते किया था दूसरा विवाह। मेरी और तुम्हारे विवाह की कोई वैधानिकता कहाँ है? समाज और कानून की दृष्टि में तुम्हारी पत्नी नहीं, रक्षिता हूँ मैं, तो मैं दूसरा विवाह क्यों नहीं कर सकती? रमेश ने कहा, किससे विवाह किया तुमने? कौन है तुम्हारा पति? कौन ऐसा इंसान है जो एक विवाहित स्त्री से विवाह कर सकता है? रमेश उसे झकझोरते हुए बोला। विद्या ने उसका हाथ झटक करके अपने को अलग किया और वहां से निकल गई बिना कोई प्रत्युत्तर दिए। रमेश उसे पुकारता रह गया। रिक्शा में बैठ करके उसने पलट करके देखने का भी प्रयास नहीं किया। रमेश उसके पीछे आ रहा है या वहीं खड़ा है। रमेश एक और रिक्शा ले करके उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया और वहां उसकी भेंट हुई सनोज से। उसे देख करके पूछा, विद्या क्या यही है तुम्हारा पति? विद्या ने कहा, हाँ यही है मेरे पति, हम दोनों ने विवाह किया है और अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। परंतु क्रोध में उन्मत्त हो उसने सनोज के साथ हाथापाई शुरू कर दी। सनोज ने कठिनाई से अपने को मुक्त किया और कहा, देखिए आप यहाँ तमाशा नहीं करें। सुना नहीं विद्या ने क्या कहा? आप वापस चले जाएं, आपका विद्या पर कोई अधिकार नहीं है। यदि आप मारपीट करेंगे तो हमें पुलिस थाने जाना होगा, विवश होकर के पुलिस की सहायता लेनी होगी, फिर आप जेल में होंगे। यह सुन करके रमेश की आंखें चमकने लगी। उसे तो ध्यान ही नहीं था, पुलिस स्टेशन तो वह भी जा सकता है। वहां से निकला और अपने कुछ मित्रों को लेकर के सीधा पुलिस स्टेशन चला गया और वहां उसने सनोज के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवा दी। वह उसकी पत्नी को बहला फुसला करके भगा लाया है। इस शिकायत वाद के दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आई और पहुंच गई सनोज को गिरफ्तार करने। परंतु वह विद्या ने सनोज का साथ दिया और कहा अपने स्वेच्छा से सनोज से विवाह किया है। यहाँ हंगामे की स्थिति को देख करके पुलिस दोनों को लेकर के थाने पहुंची। वहां समझौता का प्रयास किया गया। विद्या ने स्पष्ट कहा वह रमेश के साथ नहीं जाएगी, उसने स्वेच्छा से सनोज के साथ विवाह किया है, सनोज के साथ ही रहेगी। एक विवाहित स्त्री कैसे दूसरा विवाह कर सकती है? रमेश के इस तर्क को विद्या ने पल भर में यह कह करके समाप्त कर दिया। रमेश तो पूर्व से विवाहित है, संगीता के साथ उसके बच्चे भी हैं। ऐसी स्थिति में उनका विवाह वैध नहीं था और बार बार यही कह करके प्रताड़ना की जा रही थी उसकी कि वह रमेश की पत्नी नहीं, रक्षिता है। ऐसी स्थिति में वह रमेश के साथ कैसे रह सकती है? और उसने रमेश पर घरेलू हिंसा का भी आरोप लगा दिया। ऐसी स्थिति में रमेश की स्थिति अपराधी सी हो गई और उसे विद्या को सनोज के पास ही छोड़ करके वापस जाना पड़ा। विद्या और सनोज वापस फिर अपने घर आए। विद्या ने शांति की सांस ली और रमेश उसे परेशान नहीं करेगा और वह सनोज के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करेगी। हालांकि सनोज भी
विवाहित है, परंतु उसकी पत्नी उसके माता पिता के साथ बच्चों को लेकर के रांची रहती है। यहाँ दोनों का कार्य क्षेत्र है, इसलिए दोनों एक साथ रहेंगे, तो विद्या को इसमें कोई परेशानी नहीं है। सनोज की पत्नी को जब उनके दूसरे विवाह की जानकारी मिली, वह भी परेशान हो गई। उसने अपने मायके और ससुराल वालों के साथ मिलकर के सनोज के कार्यालय में आवेदन दिया, उसके दूसरे विवाह को मान्यता नहीं दिया जाए। पुलिस थाना में भी एक आवेदन उसने दे दिया। साथ ही आकर के उसने विद्या से लड़ाई भी की, उसे कितनी बातें सुना दी। विद्या खामोश हो करके उसके प्रत्येक आरोप को सुनती रही और कुछ भी जवाब नहीं दिया। वह समझ रही थी सनोज की पत्नी शिल्पा के प्रति अन्याय हुआ है, इसलिए उसका क्रोध में आना स्वाभाविक है। शिल्पा अपने दोनों छोटे बच्चों को लेकर के उसके पास आकर के गिड़गिड़ाई। उसने शिल्पा को बहुत प्यार से समझाया, तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे रहेंगे, मैं छीनूंगी नहीं तुम उन्हें। तुम्हारे पति पर भी तुम्हारा उतना ही अधिकार रहेगा जितना पहले था। मैं उसे तुमसे मिलने से कभी मना नहीं करूंगी। तुम्हारा घर तुम्हारा ही है, मैं उस पर अधिकार जमाने कभी नहीं आऊंगी। परंतु इतना समझाने के बाद भी शिल्पा संतुष्ट नहीं हुई। वह रोती हुई वहां से अपने घर चली गई। अपने सास ससुर से इस संबंध में उचित कार्रवाई करने का अनुरोध करने लगी। उनके सास ससुर ने उसे सांत्वना दिया और धैर्य रखने की सलाह दी। उन्हें विश्वास था सनोज का प्रेम क्षणिक है और वह अपने बच्चों को भूल नहीं सकता। उसके माता पिता ने भी विद्या और सनोज के पास आकर के उसे बहुत सी बातें समझाई। विद्या ने उनका आदर सम्मान करते हुए अपने को पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया और उनके पूरे परिवार की सेवा करने का वचन भी दिया। सनोज के माता पिता उस समय तो वहां से चले गए, परंतु वह अकेले में उससे मिलने का प्रयास करते रहे। एक बार अवसर देख करके सनोज के कार्यालय में मिले और उसे घर आने के लिए आदेश दिया। उसके प्रखंड विकास अधिकारी से मिल करके सनोज का वेतन उसकी पत्नी को देने का भी अनुरोध कर बैठे। सारी बात समझने के बाद अधिकारी ने सनोज को बुला करके फैसला दिया। उसका 3 भाग वेतन उनकी पत्नी और बच्चों के पास जाएगा और 1 भाग उसे मिलेगा। सनोज को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, वह खुशी खुशी तैयार हो गया। उसने कहा, मैं 3 भाग क्या पूरा वेतन देने को तैयार हूँ। ससुर ने घर आकर के शिल्पा को समझाया, अभी तो उसका वेतन लेकर के संतोष करो, मेरा पूरा प्रयास रहेगा वह विद्या को छोड़ करके तुम्हारे पास आ जाए। अभी तुम्हारे पास आर्थिक समस्या नहीं आएगी क्योंकि उसका 3 भाग वेतन तुम्हें मिल रहा है। तुम थोड़ा धैर्य रखो, ईश्वर तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। उन्होंने अपनी पुत्र वधू को बहुत सी बातें समझा करके धैर्य बंधाने का प्रयास किया। सनोज की माता बहुत दुखी थी अपने पुत्र के इस कार्य से और इस दुख की घड़ी में वह पूरी तरह से शिल्पा के साथ थी। प्रिया जब कभी थोड़ी भी दुखी या उदास होती तो उसके सास ससुर माता पिता समान उसके दुख को हरने का प्रयास करते। यह बातें इधर उधर से छन करके विद्या और सनोज को भी पता चलते थे। इस पर सनोज की तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, परंतु विद्या अक्सर सोचती, काश उसके भी सास ससुर ने उसका साथ दिया होता, उसके दुख की घड़ी में उसका सहारा बने होते। वह तो पूरी तरह से संगीता के साथ थी, जबकि विवाह के लिए वह बारात लेकर के गए थे विद्या के घर, परंतु उन्होंने विद्या का साथ। विद्या और सनोज का पारिवारिक जीवन खुशहाली से चल रहा था। सनोज अपने कार्यालय और विद्या स्कूल में व्यस्त थे। हाँ, उसे यह स्पष्ट पता चल रहा था कि उसके साथी शिक्षक और शिक्षिकाओं की दृष्टि में उसका वह सम्मान नहीं रहा। अब उसके साथ कहीं आने जाने में शिक्षिकाएं हिचकिचाने लगी हैं। शिक्षकों की दृष्टि भी उसे कुछ बदली बदली सी लग रही थी। घर के आवश्यक सामग्री की खरीदारी के लिए सनोज उसे कहता ले आना या फिर उससे पैसा मांग लेता। विद्या को आश्चर्य लग रहा था उसकी इस हरकत पर। एक दिन उसने पूछ दिया, मैं घर के सामान खरीद करके लाऊं, अच्छा लगता है, तुम क्यों नहीं ले आते? सनोज ने कहा, दरअसल विद्या बात यह है कि मेरा सारा वेतन साहब शिल्पा को दे रहे हैं। हमारे विवाह के बाद हमारे कार्यालय में साहब ने ऐसी ही व्यवस्था दी है। मेरा वेतन शिल्पा और बच्चों तथा माता पिता के लिए होगा। मैंने उसे छोड़ करके अपनी अलग गृहस्थी बनाई है, दूसरा विवाह करके, इसलिए वेतन मेरे हाथ में नहीं दे करके शिल्पा के हाथ में मिलेगा।
ऐसे में मेरा हाथ बिल्कुल खाली रहता है और मुझे बार बार तुमसे पैसे मांगने में शर्म आती है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ सामान लाने के लिए। तुम ऐसा कर सकती हो, अपने अकाउंट में मेरा नाम भी जुड़वा दो तो मैं घर की सारी खरीदारी स्वयं कर लिया करूँगा। तुम्हें खरीदारी नहीं करनी होगी बाजार जा करके। विद्या को यह बात उचित लगी और उसने अपने अकाउंट में सनोज का नाम भी बैंक जा करके जुड़वा दिया। उसे दुख हुआ कि उससे प्यार करने की सजा सनोज को ऐसे मिल रही है। उसने तय किया वह सनोज के साथ पूरा सहयोग करेगी। एक दिन अचानक सनोज ने उससे कहा, तुम्हारा वेतन इतना कम क्यों आता है? तुम्हारे खाते में पैसे भी बहुत कम हैं। क्या कहीं और भी अकाउंट खुलवा रखी हो? विद्या ने कहा, नहीं, मेरा अकाउंट तो एक ही है, परंतु पैसे कम आते हैं क्योंकि मैंने होम लोन लिया हुआ था। इसकी किस्त कट जाती है और मकान बनने में बहुत पैसे खर्च हो गए थे, इसलिए अकाउंट में पैसे कम आते हैं। होम लोन का किस्त कटने के बाद जो बचता है मैं उसी से अपना काम चलाती थी। सनोज, और कितने दिन कटेगा यह किस्त? विद्या ने कहा, अधिक तो नहीं, अब 1-2 वर्ष और होगा। सनोज ने कहा, अब तो तुम उस मकान में रहती नहीं हो तो तुम किस्त देना बंद कर दो। विद्या ने कहा, कैसे बंद कर सकती हूँ? मेरे वेतन से ही किस्त कट के जा रहा है। किस्त बंद करने के लिए मुझे मेरे विभाग को और बैंक को आवेदन दे करके वहां से रुकवाना पड़ेगा। आप तो जानते होंगे मेरे विभाग में कितना समय लगता है इन सब कामों में। मुझे लगता है कि कार्रवाई होते होते किस्त का समय समाप्त हो जाए। सनोज, फिर ऐसा करो, तुम किस्त की राशि प्रत्येक माह रमेश से ले लिया करो। विद्या, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं उससे कुछ भी बोलने नहीं जाऊंगी। हाँ, आप चाहो तो उससे मिल करके बात कर राशि ले लिया करें। सनोज घबराया। उसे रमेश से प्रथम मुलाकात याद आ गई जिसमें रमेश ने उसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी थी। उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाया अपने में। उस समय सनोज खामोश रह गया, परंतु उसके बाद वह बार बार विद्या को समझाता रहा कि वह मकान पर दावा कर दे, उसके पैसे से बना है, इसलिए मकान पर उसका अधिकार है और मकान रमेश से ले ले। एक दिन विद्या के साथ वकील के पास जाकर के रमेश को नोटिस भी भिजवा दिया। रमेश ने इसका जवाब दे दिया। वो वकील ने इन दोनों को बुला करके सुना भी दिया। पूरे बजट सहित हिसाब बतलाया था रमेश ने। जितनी राशि विद्या ने मकान में लगाया है, मकान की कुल लागत उसके लगभग चौगुनी है। 3 भाग रमेश ने उसमें लगाया है अपनी पैतृक संपत्ति से। विद्या मकान के चौथाई भाग की अधिकारिणी ही हो सकती है, पूरे मकान की नहीं। उस मकान में उसका पूरा परिवार रहता है, माता पिता सहित। विद्या ने अपनी मर्जी से दूसरा विवाह कर लिया है, इसलिए रमेश की संपत्ति पर उसका किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं बनता। हाँ, रमेश उस पर दावा कर सकता है अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचाने का। सही रही मकान में हिस्सा देने की बात, उसके द्वारा लगाई गई राशि के एवज में तो वह भी नहीं दे सकता, क्योंकि जमीन उसकी है और मकान में उसका परिवार रहता है, इसलिए मकान का चौथा भाग भी विद्या को नहीं दे सकता। चाहे तो उसकी कीमत किस्त में अदा कर देगा, और किस्त के रूप में एक बहुत छोटी राशि उसने स्वीकार की थी, क्योंकि उसे अपने परिवार और बच्चों की देखभाल भी करना था। नोटिस का यह जवाब भी उसने लिखित नहीं दिया था, वकील को सुना करके गया। साथ में यह भी बोल दिया यदि विद्या को चाहिए मकान तो वह कोर्ट में आए। उसने लिखित सिर्फ इतना दिया था, क्योंकि विद्या उसे छोड़ करके घर से भाग करके सनोज के साथ रहने लगी है, इसलिए विद्या का उसकी संपत्ति पर अब कोई अधिकार नहीं बनता। हाँ, विद्या यदि वापस आ करके उसके साथ रहना चाहे तो वह अभी भी तैयार है उसकी गलतियों को क्षमा करके अपनाने के लिए। यहाँ वकील के सामने भी रमेश देवता बन गया और विद्या को अपरोक्ष रूप से चरित्रहीन प्रमाणित कर गया। कोर्ट में जाने के लिए सनोज भी तैयार नहीं था, क्योंकि अदालती कार्रवाई में जो खर्चा होता है वह वहन करना उसके लिए संभव नहीं था, और विद्या तो वैसे भी कोर्ट जा करके अपने और अधिक शर्मिंदगी में डालना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे अब सनोज का व्यवहार उसके प्रति बदलने लगा और वह क्रूर होता गया। अब सनोज उस पर हाथ भी चला देता। उसके बदले हुए रूप पर विद्या आश्चर्यचकित थे। क्या यह वही सनोज है जो रमेश के द्वारा किए गए मानसिक आघात पर भी क्रोधित होता था
और अब वह स्वयं उसे मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से प्रताड़ित कर रहा था। अब यह दैनिक घटना हो गई थी। सनोज प्रत्येक शाम को पी करके आता और उसकी बुरी तरह कुटाई करता। अगले दिन स्कूल जाने के पहले उसे अपने शरीर के जख्म छुपाना मुश्किल हो जाता था। जब उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कह दिया, तुमसे तो अच्छा रमेश था, उसने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया और तुम मुझे इतना परेशान करते हो, क्या यही तुम्हारा प्यार है? सनोज ने कहा, वह तुम्हारी पिटाई क्यों करता, तुम पर हाथ क्यों उठाता? तुम तो उस पर अपनी दौलत लुटा रहे थे। मुझे तुमसे क्या मिल रहा है? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारा बैंक अकाउंट खाली है, वेतन भी इतना कम है, अभी भी पैसे रमेश के पास जा रहा है। क्या सोच करके मैंने तुमसे विवाह किया था और क्या मिला? मैंने सोचा था तुम्हारा वेतन बहुत अधिक है, वह तो मिलेगा ही और तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा भी जमा होगा। उससे जमीन खरीद करके मकान बनाऊंगा, गाड़ी लूंगा, अपने सारे शौक पूरे करूंगा, मेरी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। परंतु तुम तो बिल्कुल कंगाल निकली। तुम्हारी उम्र भी मुझसे बहुत अधिक है, किस कारण से मैं तुम्हें प्यार करूं? मैं तो बर्बाद हो गया। वो कहता जाता था और पीटता जाता था। जब थप्पड़ लात और जूतों से पिटाई करके थक गया तब गरम कलछी से जगह जगह विद्या को दाग दिया, ऊपर से डंडे से भी पिटाई की और उसे छोड़ करके घर से निकल गया। विद्या कराहती हुई घर के अंदर पड़ी रही। अगले दिन वह स्कूल जाने की स्थिति में नहीं थे। जब स्कूल नहीं गई तो उसके स्कूल से एक सहयोगी ने फोन करके अनुपस्थिति का कारण पूछा। तब उसने अटकते हुए अपनी स्थिति के विषय में उसे जानकारी दी। उसकी स्थिति की जानकारी पा करके उसके सहयोगी शिक्षकों ने रमेश को फोन किया। रमेश आ करके उसे उठा करके ले गया। हॉस्पिटल में उसकी चिकित्सा कराई। 15 दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रही विद्या। घर आने के बाद भी 2 महीना पूरी तरह आराम करने के लिए डॉक्टर ने उसे कहा था। रमेश ही उसके स्कूल में छुट्टी का आवेदन दे आया और उसकी देखभाल के लिए घर में एक सेविका नियुक्त कर दिया। स्वयं भी समय पर उसे दवाएं और खाना देता। रमेश ने उसकी उस समय बहुत देखभाल की। एक बार भी सनोज के विषय में कुछ भी नहीं कहा, कोई ताना नहीं दिया। विद्या ने सनोज को सूचना दे दी थी अपने हॉस्पिटल में होने की, परंतु सनोज एक बार भी उसे देखने नहीं आया। सनोज अब वापस अपने घर जा चुका था शिल्पा के पास। विद्या समझ गई थी इस बार भी वह पूरी तरह छली गई थी। सनोज को उससे कोई प्रेम नहीं था, वह उत्कट प्रेम विद्या के पैसे के लिए दिखा रहा था। उसकी समझ में विद्या के अकाउंट में लाखों रुपए होंगे और उसका वेतन भी ऊंचा है, इसलिए उसने विद्या को प्रेम जाल में फंसाया था। विद्या का दिल अब पुरुषों की ओर से तिक्त हो गया था और अब उसने तय कर लिया, जब सारे पुरुष ऐसे ही हैं, उसके नसीब में फिर रमेश क्या बुरा है। इसलिए अब वह कहीं भी इधर उधर अपना ध्यान नहीं भटकाएगी और इसी परिवार के साथ अपना जीवन व्यतीत करेगी। एक बार जो उसने गलती की है रमेश से विवाह करके, उसका नतीजा उसे पूरी जिंदगी भुगतना है। अब वह इस परिवार के साथ ही ऐसे ही रहेगी। अगर वह उस समय मर गई होती तो शायद उसके लिए अधिक अच्छा होता। लगता है ईश्वर उसके पूर्व में किए गए पापों का दंड देना चाहते हैं, इसलिए ऐसी दुर्दशा हुई है और अब अतीत बन करके ही सही वह उसी घर में रहेगी। उसकी किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वह सहन करेगी। विद्या खामोश हो गई थी, अंधेरा होने पर था। मछली घर में रौनक बढ़ गई थी। उसकी दर्द भरी कथा से मैं बाहर नहीं निकल पाई थी। विद्या ने मेरी बाह पकड़ करके हिलाया और कहा, दीदी आप कहाँ खो गई? मैं जैसे सपने से जगी थी। विद्या बहुत दर्द भरी है आपकी कथा में। विद्या ने कहा, दीदी आप ही बताइए मेरा दोष क्या है? क्या सुखी गृहस्थी और प्यार की तलाश करना अपराध था? मुझे मेरे किस अपराध की इतनी भयंकर सजा मिली? रमेश और सनोज दोनों निर्दोष रहे, मैं दोषी बन गई, चरित्रहीन हो गई। मैं न्याय करने वाली कौन होती हूँ? परंतु फिर भी एक बात कहूँगी, आपको अपनी बहन मान करके आपकी एक छोटी सी भूल ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ना,
सुखी गृहस्थी और प्यार की तलाश करना अपराध नहीं था आपका। आपने प्यार किया, वह भी गलती नहीं की। प्यार को अलविदा भी कहा, वह भी आपकी गलती नहीं थी। परंतु दोबारा वापस हो करके एक अविवाहित पुरुष से विवाह करना आपकी गलती हो गई। रमेश के बदले यदि किसी अन्य से आपने विवाह किया होता तो ऐसा नहीं होता, परंतु जो हो गया उसको अब कोई भी वापस बदल नहीं सकता। रही बात दोषी और निर्दोष की, तो हमारी सामाजिक संरचना ही ऐसी है जिसमें पुरुष को विशेषाधिकार मिला है। इसी कारण बिना विचारे एक पल में स्त्री को दोषी और पुरुष को निर्दोष प्रमाणित कर देता है। समाज मेरे और आप से मिल करके ही बना है। आप चाहें तो अपने माता पिता के साथ रह सकती हैं, यदि रमेश के साथ इच्छा नहीं हो आपकी रहने की। निर्णय आपका होना चाहिए, क्या करना है। विद्या दीदी, पहले मैंने भी यही सोचा था, परंतु माँ बाबा के घर में भाई भाभी का राज है। मैं नहीं चाहती वहाँ जाने के बाद मेरे कारण माँ बाबा को भी कोई तकलीफ हो, इसलिए मैं वहाँ नहीं गई। मुझसे आदमी पहचानने में बहुत भूल हुई। मैंने सोचा नहीं सनोज मुझसे छोटा हो करके कैसे मुझसे प्यार कर रहा है, इसमें अवश्य उसका कोई स्वार्थ होगा। यही कथा है मेरी। और अब मैं रमेश के साथ रह रही हूँ। रमेश भी प्रयास करता है मुझे खुश रखने की। मैं खुश नहीं रहूँ तो भी दिखावा करती हूँ खुश रहने की। उसके बच्चों को भी प्यार कर लेती हूँ। और अब तो संगीता भी मेरे प्रति बहुत कोमल हो गई है, अभी मेरी देखभाल भी कर लेती है। वैसे तो संगीता पहले भी कभी कटु नहीं बोलती थी मेरे साथ, सिर्फ रमेश से मेरी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई थी। मरणासन स्थिति में ला करके मुझे अकेले छोड़ जब सनोज चला गया, तब रमेश ने मेरी चिकित्सा करवाई और मेरी पूरी तरह देखभाल की। मेरी सेवा भी उसने की, इसलिए अब मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। कैसा भी हो, परंतु वह तो मुझे जबरन उठा करके नहीं ले गया था विवाह करने के लिए। मैंने भी सहमति दी थी विवाह हेतु। दीदी, आप मेरे लिए दुखी मत होइएगा। मैं जानती हूँ आपका दिल बहुत कोमल है, किसी का दुख देख करके दुखी होती हैं, इसलिए कह रही हूँ आपसे। आपने अपने दिल की बात कह करके आज मेरा मन बहुत हल्का हो गया है। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, मैं आपका नाम तो नहीं लूंगी विद्या, आप यदि अनुमति दे तो मैं आपकी जीवनी लिखना चाहूँगी। विद्या ने कहा, आप अवश्य लिखिए दीदी, मेरी इतनी बदनामी हो चुकी है, इसलिए अब नाम छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक लेखक हूँ, इसलिए मैं आपकी कथा अवश्य लिखूंगी, जिससे कि कोई और लड़की ऐसी भूल ना करे। यदि आपकी आप बीती पढ़ करके एक दो भी लड़कियां मार्ग भटकने से बच जाएं तो आपका यह त्याग सफल होगा। अचानक विद्या का मोबाइल बजने लगा। उसने देखा रमेश का फोन था। रिसीव कर कहा, मैं मछली घर में हूँ, अपनी एक दोस्त के साथ आई थी आज यहाँ घूमने। यदि आपके पास समय हो तो मुझे यहाँ से ले ले, अन्यथा मैं स्वयं आ सकती हूँ। फोन स्पीकर पर रखा था विद्या ने, इसलिए रमेश की स्पष्ट आवाज आई, तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और अपनी दोस्त को भी रुकने के लिए बोलना, मैं उन्हें घर छोड़ दूंगा। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा, भाई साहब आप चिंता ना करें, मैं स्वयं ही चली जाऊंगी, बस आप आ जाइए जल्दी, क्योंकि मैं विद्या जी को यहाँ अकेली नहीं छोड़ना चाहती। रमेश मेरी आवाज पहचान गया, मुझसे कई बार पहले मिल चुका था। उसने कहा, ओह दीदी आप, प्लीज दीदी आप जाइएगा नहीं, मैं आपको छोड़ने आपके घर तक अवश्य जाऊंगा। इसी बहाने मैं भी जीजा जी और बच्चों से भी मिल लूंगा। कसम है आपको दीदी, आप निकलिएगा नहीं, बस मैं आ ही रहा हूँ। रमेश ने फोन काट दिया था। विद्या ने हंस करके कहा, उस घटना के बाद से रमेश मेरा बहुत ध्यान रखने लगे हैं। और एक बात कहूँ दीदी, वह भी आपकी बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए अनुरोध है
है, आप रुक जाइए, नहीं तो उन्हें बहुत दुख होगा। और हम दोनों रुक करके रमेश की प्रतीक्षा करने लगे। मैंने विद्या को उसके सुखद भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी, मंगल कामना की उसके लिए ईश्वर से। अब कम से कम विद्या सुखी रहे पूरे जीवन। अब दुखी करने वाली कोई अन्य घटना ना घटे उसके साथ। जितना कुछ उसके पास है वह उससे नहीं छीने। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।